दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में इस वीडियो में प्रस्तुत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग एवं व्यापार से संबंधित इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल। इसमें हम भारत की औद्योगिक नीतियों, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, आयात निर्यात बैंक, विदेशी ऋण तथा प्रमुख आर्थिक समितियों और आयोगों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर 2020-21 के अनंतिम अनुमानों में जीबीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान जो है वो 25.9% है। और 1991 से पूर्व की औद्योगिक नीतियों के बारे में जान लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की थी। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की थी। और औद्योगिक नीति 1948 में भारत के आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संकल्पना को स्वीकार किया गया। 30 अप्रैल 1956 को द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई। तो दूसरी औद्योगिक नीति ये 30 अप्रैल 1956 को प्रस्तुत की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य आधारभूत और भारी उद्योगों के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना और विकासोन्मुखी औद्योगिक सहकारी क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास करना था। दोस्तों, जो दूसरी औद्योगिक नीति जो 1956 में प्रस्तुत की गई, इसमें उद्योगों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। प्रथम वर्ग में सामाजिक महत्व, सामाजिक उपयोगिता, आधारभूत उद्योग, परिवहन और खनिज क्षेत्र के 17 उद्योगों को रखा गया था। द्वितीय वर्ग में 13 उद्योगों को रखा गया था, जिनके विकास में सरकार द्वारा भविष्य में उत्तरोत्तर अधिक भाग लेने की व्यवस्था थी। और तीसरा वर्ग में उन सभी उद्योगों को शामिल किया गया था जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग में शामिल नहीं किए गए थे। दोस्तों, औद्योगिक नीति 1956 व्यवहारिक, प्रगतिशील और विकासोन्मुखी रही है। इस नीति के माध्यम से न केवल देश में संतुलित और तीव्र गति से औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला, बल्कि भावी औद्योगिक विकास के लिए देश में बड़े और आधारभूत उद्योगों को सुदृढ़ आधार भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों, औद्योगिक नीति 1956 याद रखिएगा, 1956 की औद्योगिक नीति को भारत में सभी औद्योगिक नीतियों की आधारशिला माना जाता है। 2 औद्योगिक नीतियों के बाद जो भारत की तीसरी औद्योगिक नीति थी, ये 23 दिसंबर 1977 को तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो याद रखिएगा, भारत की जो तीसरी औद्योगिक नीति थी 23 दिसंबर 1977 को उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। औद्योगिक नीति 1977 का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक ढांचे में व्याप्त विकृतियों या कमियों को दूर करना, रोजगार वृद्धि के लिए लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना था। औद्योगिक नीति 1977 में लघु और कुटीर उद्योगों के विस्तार की रणनीति अपनाई गई। और दोस्तों देखिए, एक और औद्योगिक नीति 23 जुलाई 1980 को भारत की नई औद्योगिक नीति संसद में प्रस्तुत की गई। 1980 की 1980 में जो औद्योगिक नीति थी, उसका उद्देश्य उद्योगों के निवेश की सीमा में वृद्धि करना, लघु उद्योगों का बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देना, औद्योगिक रुग्णता की समस्या का समाधान करना और वित्तीय प्रबंधन की दक्षता में वृद्धि आदि था। नई आर्थिक नीति में 3 प्रमुख आयाम रहे हैं: निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। तो ये नई आर्थिक नीति जो है 1991 की थी। इसके मुख्य क्षेत्रों में राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति इसमें शामिल थी।
आप जान लीजिए कि राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्य रूप से 4 कदम उठाए गए थे। ये 4 कदम कौन कौन से थे? पहला तो ये था सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना। दूसरा है कर और भिन्न राजस्व को बढ़ावा, केंद्र और राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अनुदान राशि में कटौती करना। ये राजकोषीय नीति 1991 के तहत जो मुख्य कदम उठाए गए थे। दोस्तों, मौद्रिक नीति 1991 के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया और उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की और नई औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का न्यूनीकरण, औद्योगिक नियंत्रणों और नौकरशाही के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करने की रणनीति अपनाई गई। नई औद्योगिक नीति के जो उद्देश्य थे उनको आप देख लीजिए। पहला उद्देश्य था कि उत्पादन में निरंतर वृद्धि को बनाए रखना। दूसरा, रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना। तीसरा, भारतीय उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना और भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना। निजी क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों को अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने और उसकी वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना। ये नई औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति 1991 में 4 प्रमुख नीतिगत कदम उठाए गए। पहला था सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन करना। दूसरा, लाइसेंसिंग प्रणाली का उदारीकरण। तीसरा, विदेशी निवेश का प्रोत्साहन और चौथा, MRTP एक्ट 1969 की समाप्ति। दोस्तों, औद्योगिक नीति 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटाकर मात्र 8 उद्योगों तक सीमित कर दिया गया और आप जान लीजिए कि वर्तमान में केवल 2 उद्योग, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। अन्य सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी को स्वीकार किया गया है। इस नीति में उद्योगों की लाइसेंसिंग व्यवस्था को भी उदार बनाया गया और मात्र 18 उद्योगों को छोड़कर जो है शेष को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया। और आप जान लीजिए दोस्तों, वर्तमान में केवल 4 उद्योग अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, तंबाकू और उसके उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक तथा जोखिम वाले रसायन के लिए ही लाइसेंस की अनिवार्यता है। नई नीति में उद्योगों के लिए एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम जो कि MRTP एक्ट था, इसके तहत निर्धारित अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई जिससे उद्योगों का अधिग्रहण, विलय अथवा आधुनिकीकरण किया जा सके। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा MRTP एक्ट को प्रतिस्थापित कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त नई औद्योगिक नीति में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक नीतिगत कदम उठाए गए हैं ताकि विदेशी निवेश, अधिक से अधिक विदेशी निवेश आ सके और देश का औद्योगिक विकास हो सके। निर्यात संवर्धन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, निर्यात संवर्धन क्या होता है? तो निर्यात संवर्धन से आशय ऐसे सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से है जो देश के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में वृद्धि के लिए किए जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विदेशी विनिमय की समस्या के समाधान और निर्यात संवर्धन पर सुझाव देने के लिए 1949 में गोरवाला कमेटी का गठन किया था। गोरवाला समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्यात संवर्धन के लिए विशिष्ट संगठनों की स्थापना और आयात प्रतिस्थापना की नीति अपनाने की अनुशंसा की थी। यहाँ पर देखिए, निर्यात के लिए एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ, जिसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहा जाता है, इसको सबसे पहले बनाया गया। भारत जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना करने वाला एशिया का पहला देश है। भारत में सबसे पहले वर्ष 1965 में कांडला में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र निर्मित हुआ। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना का मूल उद्देश्य जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देना है और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के माध्यम से चयनित वस्तुओं के विश्व स्तरीय उत्पादन और निर्यात के लिए सहायक वातावरण का सृजन किया जाना है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको एसईजेड कहा जाता है, सेज। दोस्तों भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में उत्पादन और निर्यात में आ रहे अवरोधों को दूर करना और भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। वर्ष 2005 में सेज अधिनियम यानी सेज एक्ट 2005 अधिनियमित हुआ, जो 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हो गया। सेज वे विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं जहां उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कर, शुल्क, श्रम, मानक, कोटा आदि प्रावधानों में उदार रुख अपनाया जाता है। भारत का जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये कांडला में विकसित किया गया था और 21 जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 357 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किए जा चुके हैं, जिसमें से सर्वाधिक 57 विशेष आर्थिक क्षेत्र तेलंगाना राज्य में हैं। दोस्तों निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयात निर्यात बैंक यानी ई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना भी हुई थी। तो 1 जनवरी 1982 को भारतीय आयात निर्यात बैंक का उद्देश्य निर्यातकों और आयातकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है और इसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत की गई है। विदेशी ऋण के बारे में जानते हैं, एक्सटर्नल डेब्ट क्या होता है। तो दोस्तों विदेशी ऋण वह ऋण होता है जो विदेशी दाताओं, चाहे व्यक्ति हो, बैंक हो, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हो या सरकार आदि से लिया जाता है, वो विदेशी ऋण होता है। और अवधि के आधार पर विदेशी ऋण को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों में विभाजित किया जाता है। अवधि के अतिरिक्त विदेशी ऋण के स्वरूप के आधार पर बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, निर्यात ऋण और वाणिज्यिक उधारी आदि में विभक्त किया जाता है। और आप जान लीजिए, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, एशियाई विकास बैंक यानी ADB, इन संस्थाओं से प्रदत्त ऋण को बहुपक्षीय ऋण कहा जाता है। बाइलेटरल या द्विपक्षीय ऋण सामान्यतः 2 सरकारों के मध्य लिया अथवा दिया जाता है, जैसे जापान द्वारा भारत को दिया गया ऋण, और विदेशी सरकार द्वारा किसी अन्य देश के सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए ऋण को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। साथ ही वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों के ऋण, भारत विकास बांड, विदेशी मुद्रा परिवर्तनी बांड, विदेशी निवेशक संस्थाओं के ऋण पत्र आदि आते हैं। वाणिज्यिक ऋण द्विपक्षीय बहुपक्षीय दोनों स्वरूप के होते हैं और खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं को प्राप्त ऋण निर्यात ऋण की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों सरकार द्वारा भारत में विदेशी निवेश और व्यापार को सुगम बनाने के लिए पहले से चले आ रहे फेरा 1973, फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के स्थान पर 1999 में फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अधिनियमित किया गया और इससे जो है फॉरेन एक्सचेंज में सुविधा हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो भारत में विदेशी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में आता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है और इस निवेश में निवेशक की प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं होती है। पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर प्रकृति का होता है और अस्थिरता की स्थिति में पूंजी पलायन का भय बना रहता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी कंपनी अथवा इकाई द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित कंपनी या इकाई को किया जाने वाला प्रत्यक्ष निवेश है, जिसके तहत आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रबंधन और उत्पादन प्रविधि के नए तरीके प्राप्त होते हैं। भारत में FDI के 2 मार्ग हैं, एक तो स्वचालित मार्ग और दूसरा सरकारी मार्ग। ऑटोमेटिक रूट जो है, स्वचालित मार्ग को मुंबई मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निवेश को RBI के साथ पंजीकरण कराना पड़ता है। सरकारी मार्ग या गवर्नमेंट रूट में सरकारी मार्ग के अंतर्गत निवेशक को आवेदन करना पड़ता है और इस आवेदन पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति विचार करती है। तो ये FDI के 2 जो है तरीके हैं। अब आइए दोस्तों भारतीय औद्योगिक साख और निवेश निगम लिमिटेड ICICI के बारे में जानते हैं। ICICI की स्थापना 1955 में भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी और ICICI का कार्य निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास और आधुनिकीकरण में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी और जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बीआईएफआर का गठन किया गया है। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ दोस्तों उद्यमों में सरकारी भागीदारी को घटाना है और 1996 में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव और विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। रुग्ण यानी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट जो हैं, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता और पुनर्स्थापना के लिए 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई थी। एक और कार्यक्रम चलाया गया है भारत में जो है विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तो देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। मेक इन इंडिया का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना है और 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है ये उपकरणों से निर्मित शेर है। अब आइए लास्ट में प्रमुख समितियों और आयोगों के बारे में जान लेते हैं। पहला है महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति की स्थापना 1960 में की गई थी और ये आय वितरण के आकलन के लिए गठित की गई थी। खुसरो समिति ये कृषि और ग्रामीण शाख की जो है कृषि और ग्रामीण शाख पर विचार के लिए ये समिति 1989 में गठित की गई। दांतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमानों पर आधारित थी, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन किया और ये 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित समिति थी। देखिए, एक महत्वपूर्ण आर्थिक समिति है गोईपोरिया समिति। ये 1990 में स्थापित हुई, गठित की गई बैंकिंग सेवा सुधार के लिए। गोस्वामी समिति दोस्तों औद्योगिक रुग्णता की जांच के लिए 1993 में गठित की गई। और अब देखिए नरसिम्हन समिति ये वित्तीय सुधारों से संबंधित समिति 1991 में गठित हुई थी। राजा जे चलैया समिति ये कर सुधारों पर आधारित थी, 1991 में इसकी स्थापना हुई। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से संबंधित थी, 1992 में। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा सुधारों से है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और देखिए भंडारी समिति, इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित अपना प्रतिवेदन दिया। ये समिति 1994 में स्थापित हुई थी। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों पर जो है प्रतिवेदन के लिए इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित थी, 1997 में गठित हुई थी। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। एस तारापोर समिति ये रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता पर आधारित थी, 1997 में गठित की गई थी। वी एस व्यास समिति दोस्तों, बी एस व्यास समिति कृषि और ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है, 2000 में इसकी स्थापना की गई। सुरेश तेंदुलकर समिति ये आप जानते हैं गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित थी, 2005 में गठित हुई थी। सच्चर समिति ये मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए 2005 में सच्चर समिति गठित की गई थी। रंगराजन समिति ये भुगतान संतुलन से संबंधित थी, 1993 में। और डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति ये पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने के लिए 2013 में गठित समिति थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।